नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आज की कक्षा यानी कि जो हमारी यूपीएसआई की कंटिन्यू कक्षाएं चल रही हैं हिंदी की, आपको कंप्लीट सिलेबस निःशुल्क जो है दिया जा रहा है। उस पर आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं टेस्ट के सहित, यानी हम आपका टेस्ट भी लेंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका सिलेबस का जो भी है वो इससे बाहर नहीं जाएगा क्लास से। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने हिंदी में हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सी उपबोलियाँ और कौन सी बोलियाँ, कौन सी उपभाषाएँ ये है, उनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है वो कब प्राप्त हुआ और कौन कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत की गई है, यानी उन 22 भाषाओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको कब जोड़ा गया इसके बारे में भी हम लोग जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो देखते हैं कि एक प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है। तो उसमें जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं। एक है आपका भारोपीय, एक है आपका द्रविड़, एक है आपका ऑस्ट्रिक और एक है आपका चीनी तिब्बती। इसको बड़े अच्छे से याद रखना है, क्योंकि होता क्या है कभी कभी कि आप लोगों से प्रश्न सीधा पूछता है तो आप लोग वहाँ पे सीधे से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। यानी हिंदी भाषा जो है वो भारोपी के अंतर्गत आती है। भारोपी बोलने वालों की संख्या जो है भारत में 73% है। द्रविड़ बोलने वालों की संख्या भारत में 25% है और ऑस्ट्रिक बोलने वालों की संख्या 1.3% है, जबकि चीनी तिब्बती की संख्या 0.7% है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग ध्यान दें तो हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आपका उत्तर होगा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं भारोपी को, तो 73% लोग भारत के भारोपीय भाषा को बोलते हैं। एक तो प्रश्न ये हो गया। दूसरा एक और प्रश्न यहाँ पे पूछता है कि जो हिंदी भाषा है वो किस प्रकार की भाषा है। तो आपको उत्तर देना है कि हिंदी भाषा वियोगात्मक भाषा है। अब ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जब हम हिंदी भाषा का वर्गीकरण करते हैं तो वहाँ श्लिष्ट और श्लिष्ट के अंदर जाकर के तब हम वियोगात्मक भाषा के रूप में इसको हम देखते हैं। तो वियोगात्मक का मतलब क्या है कि हिंदी भाषा में उपसर्ग और प्रत्यय अलग से लगते हैं। केवल इतना मतलब आपको याद रखना है कि अलग से रखे जाते हैं। क्या? उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों हिंदी भाषा में अलग से रखे जाते हैं। इसलिए इस भाषा को हम क्या कहते हैं? वियोगात्मक। जबकि संस्कृत को हम वियोगात्मक नहीं बल्कि संयोगात्मक भाषा के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि संस्कृत में प्रत्यय और उपसर्ग बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा किस प्रकार की भाषा है, तो आप इसका उत्तर दे देंगे। वन लाइन में आपको इसको समझना है, बहुत उसको डीपली नहीं जाके बताया हमने। हिंदी भाषा वियोगात्मक भाषा के अंतर्गत आएगी। दूसरी चीज, हिंदी भाषा जो भाषा परिवार है उसमें भारोपी के अंतर्गत आएगी। आगे हम लोग चलते हैं, आगे बात करते हैं। 14 सितंबर 1949 को, यानी देश आजाद होने के लगभग 2 वर्ष बाद क्या हुआ? भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। तो इसके पहले कौन सी थी? तो आपको पता है कि इसके पहले हमारी इंग्लिश यानी अंग्रेजी
राजभाषा के रूप में थी। यानी जब से देश गुलाम हुआ तब से लेकर के और देश की आज़ादी तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली हुई थी। उसके पहले जब तक मुगल काल या मुस्लिम शासन रहा तब तक फारसी को यह दर्जा प्राप्त था। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम लोग तो ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, यानी जितने भी सरकारी कामकाज है वो किस भाषा में होंगे, तो पहले इंग्लिश में होते थे, लेकिन देश की आज़ादी के बाद 2 वर्ष बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भी ये दर्जा प्राप्त हो गया, यानी हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया और इस तरीके से हिंदी और अंग्रेजी दोनों राजभाषा के पद पर आसीन हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिरकार इसका वर्णन कहाँ पे है और ये जो इसको मान्यता दी गई वो किस आधार पे दी गई। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 17 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बड़ी अच्छे से याद भी रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि संविधान का भाग जो है 17 और अनुच्छेद जो है वो 343 से 351 राजभाषा की बात करते हैं। संविधान में प्रावधान किया गया है कि 8वीं अनुसूची, यानी इसको भी आपको याद रखना है, 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं, यानी 8वीं अनुसूची में अब कितनी है, 22 भाषाएं, पर प्रारंभ में 22 भाषाएं नहीं थी, 14 भाषाएं थी, बाद में 22 हुई है और कब किसको जोड़ा गया उसकी भी हम बात करेंगे कि सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है, कोंकणी को जोड़ा गया, उनकी बात हम आगे करेंगे। तो 14 थी पर बाद में समय समय पर जोड़ करके 22 कर दी गई। तो ये बात बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय भाषा हिंदी से संबंधित है, तो वहाँ पर कई सारे अनुच्छेद हैं जो हिंदी की बात करेंगे और उसमें से जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा वही आपको आंसर देना होगा, क्योंकि एक अनुच्छेद 343 से 351 हिंदी भाषा की बात करते हैं, इसके यानी कि इसके अलावा अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 भी राजभाषा की बात करेंगे, यानी सब उसमें 210 की बात करेंगे तो वहाँ विधानमंडल में जो भाषा प्रयोग की जाएगी उसकी बात करेंगे और 120 में संसद में जो होगी उसकी बात करेंगे। लेकिन बात एक ही है, क्या है आपको याद रखना है कि संविधान का भाग 17 जो कि अनुच्छेद 343 से 351 में क्या बताया गया है, आपको बताया गया है कि कौन कौन सी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो आप इनको एक बार आप किसी भी प्रकार से आप याद कर सकते हो 22 भाषाओं को कि कौन कौन सी भाषाएं, चाहे तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि याद कर लें कि आ से कितनी है, ठीक है, फिर आ ई ऊ करते हुए पूरी वर्णमाला के अनुसार याद कर लें और जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इस क्रम में जैसे रखी है ऐसे नहीं याद होगी, उसी क्रम से आप याद कर सकते हो कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। देखिए, असमिया यानी असम में बोली जाती है, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, यानी ये जो 22 भाषाएं हैं इनको वर्तमान समय में भारतीय संविधान की अनुसूची की बात करें हम तो 8वीं अनुसूची में भाग की बात करें तो भाग 17 में इन 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, बताया गया है कि ये भाषाएं हैं। आगे देखते हैं हम लोग इनको जोड़ा कब गया, तो मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थी, जैसा अभी हम लोगों ने बात की थी कि जब मूल संविधान बना तो वहाँ पर केवल 14 भाषाएं थी और उस समय कई राज्यों का गठन भी नहीं हुआ था, ये जो आगे चल करके गठन प्रारंभ होता है। तो फिर क्या हुआ कि संविधान का एक संशोधन किया गया, 21वां संशोधन, ठीक है, अधिनियम, इसके तहत 1967 में सबसे पहले सिंधी को इसकी 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। तो यानी कि आप ध्यान देंगे यहाँ देखो लिखा है 15 हो गई, यानी पहले 14 थी, लेकिन 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो इनकी संख्या 15 हो गई और सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया। तो आप लोग भी अगर आप लोगों का हिंदी का उद्भव याद हो तो आपको पता है कि सिंधी शब्द से ही होता है, चीज़ों को कनेक्ट कर लो
कि सिंधी को ही सबसे पहले जोड़ा गया। आगे 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कौन सी जोड़ी गई? तो जोड़ी गई कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। कई लोग इसको ट्रिक से भी याद रखते हैं, इसकी ट्रिक बना लेते हैं नमक। ठीक है, नमक। तो पहले सिंधी याद हो गई, फिर नमक। पर याद रखना इनका क्रम उल्टा है, क्योंकि सबसे पहले कोंकणी, फिर उसके बाद नेपाली, उसके बाद मणिपुरी। तो नमक के उससे याद रखते हैं कि पहले 1967 में सिंधी को जोड़ करके 15 भाषाएं की गई, फिर 1992 में एक और संविधान संशोधन हुआ 71वां, और 3 को कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी यानी नमक जोड़ दिया गया, और जो भाषाएं थी उनकी संख्या 18 हो गई। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों को जोड़ा गया। तो ये इसको हम लोग मैथ में एक सूत्र याद करते हैं, बोर्ड मास, उससे भी याद रख सकते हैं। यानी इसको हम हिंदी में लिख दें तो ज्यादा बेटर है, बोर्ड मास। ठीक है, वो से क्या हो जाएगा? वो से हो जाएगा वोडू, दो से क्या हो जाएगा? डोगरी। ठीक है, माँ से क्या हो जाएगा? मैथिली, सा से क्या हो जाएगा? संथाली। तो बोर्डमास के जरिए से भी हम इसको याद रख सकते हैं। यानी और एक चीज आपको हम यहाँ पे बता दें कि अगर आप चाहो तो इनको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। पहला संविधान संशोधन जिसके द्वारा भाषा जुड़ी 21वां, दूसरा 71वां, अब तीसरा अपने आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा, यानी 92वां। ठीक है, 3 संविधान संशोधन हुए भाषाओं को जोड़ने के लिए। 21वां जिसमें सिंधी को जोड़ा गया, 71वां यानी जिसमें आपकी 3 कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 4 को जोड़ा गया, और बोर्ड मास से आप इसको याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि अनुच्छेद 343 से 351 में क्या दिया गया है। तो मुख्य रूप से एक लाइन याद रखना, अनुच्छेद 343 सबसे पहले ये बात कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि भारत की जो यानी संघ की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी, और उसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी, जो अंकों का रूप होगा वो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ये बात कहता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, यह अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि को उसकी लिपि घोषित करता है। भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को आधिकारिक उपयोग के लिए निर्दिष्ट करता है। आधिकारिक यानी अधिकारी वाले जितने भी काम होंगे उन सब में क्या होगा? हिंदी का प्रयोग करना है, ऐसा हमारा अनुच्छेद 343 कहता है। तो सीधी सी बात है कि संघ की राजभाषा की बात करता है, देवनागरी लिपि की बात करता है, और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप की बात करता है। यह क्वेश्चन घुमा फिरा के कई बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से करना है। फिर अनुच्छेद 344 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, जो देखेगा कि हिंदी का प्रयोग समुचित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी प्रगति की समीक्षा करेगा। पहले तो ये सबसे पहले जो राजभाषा आयोग बना वो 1955 में बना। ठीक है, पहले प्रारंभ में, फिर इसके बाद हर 10 वर्ष बाद बनना था। ठीक है, हर 10 वर्ष बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1965 में बनने के बाद ये कंटिन्यू हर बार नहीं बना, अलग अलग समय पे इसमें परिवर्तन किए गए। तो आपसे पूछेगा कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1955 में। आगे अनुच्छेद 345 क्या कहता है, यानी इनसे एक एक लाइन आपको याद रखनी है। इससे याद रखनी है कि राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इससे क्या याद रखना है कि संघ की राजभाषा की बात करता है, देवनागरी लिपि की बात करता है, भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप की बात करता है। 345 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य विधानमंडल को उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली
या उसमें से किसी एक भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की अनुमति देता है। तो इतना ही यदि आप याद रखो, विधानमंडल को उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा, यानी अनुच्छेद 345 कहता है कि विधानमंडल में, यानी अगर किसी राज्य का, जिस राज्य का विधानमंडल है, उस राज्य में जो भाषा बोली जाती है वो विधानमंडल में प्रयुक्त की जाएगी। और उसके अलावा यदि ऐसा नहीं होता है तो अंग्रेजी हिंदी में भी हो सकता है। आगे देखो, अनुच्छेद 346 क्या कहता है कि संघ और राज्य, यानी संघ तो पूरा है, केंद्र और राज्यों के बीच, या दो राज्य जब आपस में बात करेंगे तो उनके बीच जो संचार की भाषा होगी, ठीक है, वो कौन सी हो सकती है। तो उनके बीच में संचार की भाषा वो लोग निर्धारित कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, या आपस में वो डिस्कस करके एक किसी भी भाषा को वो अपने यहाँ की राजभाषा के रूप में शामिल करके और एक दूसरे से पत्र व्यवहार कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ विधानमंडल है, यहाँ संघ और राज्यों या दो राज्यों के मध्य की बात है। अनुच्छेद 347 यह सुनिश्चित करता है कि किसी राज्य में एक महत्वपूर्ण भाषाई अल्पसंख्यक हो सकता है, जो यदि अपील करेगा तो राष्ट्रपति उस भाषा को भी आधिकारिक दर्जा दे सकते हैं। यानी क्या बात हुई कि यदि किसी राज्य में बहुत सारे लोग, तो ज्यादातर जनसंख्या किसी विशेष भाषा को बोलती होगी, लेकिन यदि उनमें से कोई भाषाई अल्पसंख्यक है, समूह है, तो वो यदि राष्ट्रपति से अपील करेगा तो राष्ट्रपति उसको अपनी बात रखने के लिए छूट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अनुच्छेद 343, 344, 345, 46 और 47 की बात कर ली है। आगे देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 348 क्या बात करता है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की, इनमें जो भी नियम अधिनियम बनेंगे वो क्या होंगे कि अंग्रेजी में बनेंगे। और यहाँ पे निर्देश दिया गया कि हिंदी में आगे चल करके बनाए जाएंगे, पर ऐसा आज तक हो नहीं पाया, हिंदी लागू नहीं हो पाई। 348 अनुच्छेद ये बात कहता है कि अभी अंग्रेजी में आप काम कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिएगा कि इसको हिंदी में बदलिएगा, हिंदी में किए जाए, लेकिन हिंदी में आज तक नहीं हो पाया। अगला अनुच्छेद 349 कहता है कि अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं के संबंध में कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। यानी अनुच्छेद 347 भी हमें बता चुका है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा में प्रतिवेदन या कुछ भी करने के लिए राष्ट्रपति ही अनुमति दे सकता है। और 349 भी राष्ट्रपति से रिलेटेड आ गया। क्या करेगा राष्ट्रपति कि अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं के संबंध में भी कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 350 नागरिक किसी भी शिकायत के लिए भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा का उपयोग करके अधिकारियों को याचिका दे सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 350 कहता है। भारत में बोली जाने वाली यानी किसी भी भाषा, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, उनमें से किसी भी भाषा में वो अपना प्रतिवेदन दे सकता है, अपनी शिकायत कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 351, यह संघ को हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए निर्देश देता है, ताकि भारत की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन सके। यानी अनुच्छेद 351 ये स्पष्ट निर्देश करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा के संवर्धन और विकास के लिए अन्य भाषाओं से भी कुछ चुने हुए शब्दों को रख सकता है और इसके शब्दकोश को बढ़ा सकता है। हिंदी को विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसका एरिया हर एक नागरिक कर्तव्य करेगा, यह अनुच्छेद 351 बताता है। तो यहाँ पर हमने सारे अनुच्छेदों की बात कर ली। अनुच्छेद 343 से 351 की आगे हम लोग बात करते हैं।
आगे हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210। तो अनुच्छेद 120 बात करता है किसकी? तो संसद की भाषा। और अनुच्छेद 210 बात करता है विधान मंडल की भाषा की। ठीक है, यानी अनुच्छेद 120 ये कहता है कि संसद में यानी संसद का कोई भी सदस्य अपनी बात को किसी भी भाषा में रख सकता है, यानी वो जिस भाषा को बोलता है, जो भारत में प्रचलित भाषा है उनमें से किसी भी भाषा में अपनी बात को रख सकता है। और यही बिल्कुल सेम बात यानी समान बात अनुच्छेद 210 में विधानमंडल के लिए कही गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भाषा से संबंधित सभी जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लिए और कौन कौन सी भाषाएं शामिल है उनको देख लिया। इसके साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है।